गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट चल रही थी अपनी फोटो केमिस्ट्री। ठीक है, तो फोटो केमिस्ट्री में इससे पहली क्लास में हमने पढ़े थे लैम्बर्ट का नियम और बियर लैम्बर्ट का नियम। उसके बाद में आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस इन बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन, या प्रोसेस बोले रिएक्शन बोले एक ही बात है। तो थर्मल यानी उष्मा प्रक्रम और फोटोकेमिकल यानी प्रकाश रासायनिक प्रक्रम में डिफरेंस क्या रहेगा। तो केमिकल रिएक्शंस दोनों में अंदर क्या है, चाहे थर्मल हो चाहे फोटोकेमिकल हो, दोनों ही कंडीशन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो एनर्जी लेकर के एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होकर के वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सक्रिय संकुल बनाएगा, जो कि आगे वियोजित होकर या टूट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। दोनों में सेम रहेगा, इसमें भी एनर्जी देंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिव होंगे, एक्टिव होकर के वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसके टूटने से प्रोडक्ट बनेगा। सेम यही इसी में रहेगा। फोटोकेमिकल एनर्जी अलग होती है, इसको टेम्परेचर के द्वारा देते हैं हम एनर्जी इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में। और इस प्रोसेस में हम लाइट होती है ना, यूवी और विजिबल रीजन की रेडिएशन या लाइट बोले प्रकाश बोले, उसके द्वारा क्या किया जाता है, फोटोकेमिकल प्रोसेस और संपन्न करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे इसकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको देखें। थर्मल फर्स्ट तो रह जाएंगे यहाँ पे थर्मल रिएक्शन। प्रोसेस बोले रिएक्शन बोले एक ही बात है। थर्मल रिएक्शंस को हम बोल देंगे हिंदी में उष्मीय या तापीय अभिक्रिया। इसमें जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, रासायनिक अभिक्रियाएं, उनमें कुछ को छोड़ के अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं थर्मल प्रोसेस या थर्मल रिएक्शंस होती हैं, यानी उनको हम टेम्परेचर देते हैं तब जाकर के वो क्या बनाती हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। तो वे अभिक्रियाएं जो थर्मल कंडीशन में या जिसके टेम्परेचर के द्वारा संपन्न होती हैं उन्हें थर्मल रिएक्शंस बोलेंगे। यदि इनमें रिएक्शंस है उनको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एनर्जी है वो कहाँ से मिलेगी, टेम्परेचर देने पे उनको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जिससे वे एक्टिव होकर के क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब इसमें आएगा कि जो थर्मल इसके अंदर कितना टेम्परेचर देते हैं हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, वो उस पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा। रिएक्शन का जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करेगा, और कंसंट्रेशन है पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर कितना लिया है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। इसमें इसका यदि एग्जांपल करें तो ये आ जाएगा N2 प्लस में 3H2 आपस में वियोजित सॉरी आपस में जुड़ करके क्या बना लिया इन्होंने, 2NH3 का फॉर्मेशन है कर लिया। तो यहाँ पे हम जो तो ये रिएक्शन किसकी कंडीशन में संपन्न होगी, जब इसको टेम्परेचर देंगे। थर्मल रिएक्शंस में एरो के ऊपर हमेशा क्या लिखा हुआ मिलेगा, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं कि इसको गर्म किया जा रहा है, टेम्परेचर दिया जा रहा है, जिससे इसने 2NH3 का फॉर्मेशन है वो कर लिया। उसी प्रकार से देखिए H2 प्लस में I2 ये आपस में मिलकर के बना रहा है 2HI, ये लिख दिया। दोनों ही क्या है यहाँ पे थर्मल रिएक्शंस। तो वे रिएक्शन जो नॉर्मल टेम्परेचर देने पे संपन्न होती है वो थर्मल रिएक्शंस या थर्मल प्रोसेस कहलाएगी। और यहाँ पे जो टेम्परेचर या थर्मल जो ऊर्जा होती है उसका मान पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, इस पदार्थ की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे वो टेम्परेचर कितना रखा है उसके ऊपर भी उसमें ऊर्जा वो डिपेंड करती है। सेकेंड रहेंगी इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन या प्रोसेस, फोटोकेमिकल रिएक्शन या फिर इसी को हम क्या बोल देंगे, प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो फोटोकेमिकल प्रोसेस या रिएक्शंस वे रिएक्शंस होती हैं जो कि किसकी प्रेजेंस में संपन्न होती हैं, लाइट की प्रेजेंस में। लाइट भी कौन सी, यूवी और विजिबल रीजन की जो लाइट्स हैं, यानी 200 से लेकर के 800 नैनोमीटर वाला जो रीजन है उस रीजन की लाइट यदि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को दी जाती है तो एक्टिव होकर के एनर्जी लेकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ऐसे रिएक्शंस के एरो के ऊपर HNO लिखते हैं। HNO का मतलब ये प्रकाश से क्या ले रहा है, ऊर्जा ले रहा है। इसका एग्जांपल देखें तो ये क्या हो जाएगा, 2HBr HNO फोटोकेमिकल ट्रीट करेंगे इसको हम, तो ये बनाएगा H2 प्लस में Br2 का फॉर्मेशन। इसके अलावा ओजोन देखें तो क्या हो जाएगा 3O2, ये थर्मल सॉरी फोटोकेमिकल कंडीशन के द्वारा क्या बनाएगा, ये 2O3 ओजोन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ओजोनाइजेशन या ओजोनेशन हो जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल रहेंगे फोटोकेमिकल प्रोसेस या रिएक्शन के। तो ये होंगी फोटोन या प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होते हैं। इनको ऊर्जा भी प्रकाश के द्वारा ही मिलती है, क्योंकि प्रकाश विकिरणों में क्या प्रेजेंट होते हैं,
फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन फोटोनों के द्वारा इनको ऊर्जा मिलती है। फोटॉन्स क्या होते हैं? एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। तो ये होगी उसमें थर्मल रिएक्शंस, ये होगी फोटोकेमिकल प्रोसेस। अब इन दोनों में अपने क्या देखना है? डिफरेंस पढ़ना है। तो एक साइड में हम लिखेंगे थर्मल रिएक्शन और एक साइड में हम लिखेंगे यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखिए इसमें डिफरेंस कौन कौन से रहेंगे फोटोकेमिकल और थर्मल दोनों में। एक तो यही हो जाएगा इसका फर्स्ट जो इनकी डेफिनेशन है। तो डिफरेंस में एक साइड में हम लिख देंगे थर्मल और एक इस साइड में हम लिख देंगे यहाँ पे फोटोकेमिकल। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस रहेंगे थर्मल और फोटोकेमिकल के अंदर वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट तो इसका डिफरेंस क्या हो गया? फर्स्ट तो यही हो गया कि ये टेम्परेचर की प्रेजेंस में संपन्न होती है, यानी इनके लिए क्या आवश्यक होता है? टेम्परेचर। इन अभिक्रियाएं या वे अभिक्रियाएं जो टेम्परेचर के द्वारा संपन्न होती है उन्हें थर्मल बोलेंगे। और इन रिएक्शंस में स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए आपको? लाइट चाहिए, लाइट रेडिएशन बोल देंगे हम। और वो कौन से रीजन की होनी चाहिए? यूवी या विजिबल रीजन की ये होनी चाहिए, जो कि 200 से 800 नैनोमीटर का क्या रहेगा? रीजन रहेगा। तो फर्स्ट डिफरेंस तो इसकी क्या आ गया? डेफिनेशन से आ गया। उसके बाद में इसका सेकंड देखें, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थर्मल में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेम्परेचर लेकर के एक्टिव होके प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट है वो लाइट का या रेडिएशन का अवशोषण करने से उनको ऊर्जा मिलती है, जिससे वे एक्टिव होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो रिएक्टेंट को एनर्जी इसमें तो मिलेगी टेम्परेचर से और इसमें मिलती है लाइट रेडिएशन से। थर्ड जो इसमें डिफरेंस रहेगा थर्मल वाले में वो क्या रहेगा अपना? तो थर्ड डिफरेंस में हम लिखेंगे कि थर्मल जो रिएक्शंस होती हैं जो संपन्न होती हैं, यानी कि ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। यानी ये रिएक्शंस है वो, ये रिएक्शन यहाँ पे क्या होंगी? रिएक्शंस में एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। यदि हम इसको एक्सोथर्मिक मान लें तो यहाँ से निकलने वाली जो हीट होती है उष्मा, थर्मल रिएक्शंस में निकलने वाली हीट या उष्मा क्या होती है? अधिक होती है। तो थर्मल अभिक्रियाओं में मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान ज्यादा रहेगा, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान क्या होता है? लो यानी कम होता है। ये रहेगा इसके अंदर थर्ड डिफरेंस। उसके बाद में फोर्थ देखो कि ये जो थर्मल प्रोसेस होता है वो सिलेक्टिव नहीं होता है, सिलेक्टिव नहीं होता, जबकि फोटोकेमिकल वाला कैसा होता है? सिलेक्टिव होता है। सिलेक्टिव होता है नहीं होता उसका मतलब क्या होता है कि थर्मल रिएक्शंस में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, क्रियाकारक अणु हैं, वो सभी क्रियाकारक अणु हैं वो टेम्परेचर देने से सभी को ऊर्जा मिलेगी और सभी एक साथ में क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड हो जाएंगे, एक्टिव बनेंगे। एक्टिव बनेंगे तो वो सारे के सारे क्या करते हैं? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। यानी इसमें कोई सिलेक्टिव नहीं होता कि ये मॉलिक्यूल है वो टेम्परेचर देने से एनर्जी लेगा, ये वाला नहीं लेगा। सारे के सारे एक समान रूप से एनर्जी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो सभी टेम्परेचर देने पे एक्टिव मॉलिक्यूल में चेंज होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे कि इन रिएक्शंस का जो रेट होता है वो क्या रहेगा? हाई रहेगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का रेट है वो थर्मल रिएक्शंस का क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, रेट हाई रहेगा थर्मल का, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो रहे हैं तो अधिक संख्या में प्रोडक्ट बनेगा, अधिक मात्रा में, तो रेट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जबकि फोटोकेमिकल प्रोसेस है रिएक्शन सिलेक्टिव होती हैं। सिलेक्टिव का मतलब क्या रहेगा कि सारे इसमें प्रेजेंट रिएक्शन में जो सारे रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स है वो सभी की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो यू प्रकाश की जो रेडिएशंस होती हैं, लाइट रेडिएशन, उनके द्वारा एनर्जी ले सकें। यानी कुछ ही मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस में जो कि प्रकाश से फोटोन को ग्रहण करके, फोटोन ऊर्जा ही तो है, फोटोन को ग्रहण करके एक्टिव होकर के प्रोडक्ट बनाएंगी।
सिलेक्टिव होता है ये कि कुछ ही मॉलिक्यूल करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल से वो लाइट रेडिएशन का अवशोषण नहीं करते हैं, उनको ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएंगे। प्रोडक्ट में चेंज वे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही होंगे जो कि लाइट रेडिएशन से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, तो ये सिलेक्टिव होगा। अब कम संख्या में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिव हुए क्योंकि बहुत कम संख्या में मॉलिक्यूल्स ने क्या किया है, पूरे जितने प्रेजेंट थे उसमें से कम संख्या में मॉलिक्यूल्स ने HNO या फिर फोटोन को अवशोषण किया है। फोटोन का अवशोषण करके कम संख्या में अवशोषण किया तो कम संख्या में एक्टिव होंगे ये, और कम संख्या में एक्टिव होंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट भी कम रहेगा। प्रोडक्ट कम रहेगा इसका मतलब बोले कि इनका रेट क्या होता है, लो होता है। ठीक है, ये था इसमें थर्मल के 5 और उसके 5 है। इसमें रिएक्शन का जो रेट होता है थर्मल वाले में, तो रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो रेट ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो रेट कम रहेगा। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्शंस का रेट होता है वो रेट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश विकिरणों की तीव्रता पे निर्भर करेगा इन रिएक्शंस का रेट। इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो रेट ज़्यादा होगा, कम होगी तो कम होगा। जबकि थर्मल रिएक्शंस का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये रहेंगी इसके अंदर डेफिनेशन इनकी, इनमें जो डिफरेंस होता है थर्मल और फोटोकेमिकल में, ये वाले। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखना अपना, नेक्स्ट रहेगा लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, यानी प्रकाश रसायन विज्ञान है उसके नियम कौन कौन से। लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, दो नियम है फोटोकेमिस्ट्री में कि किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो फोटोकेमिस्ट्री के क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पे नियम पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट नियम रहेगा इसका ग्रोथस ड्रेपर नियम। दो नियम दिए गए फोटोकेमिस्ट्री के अंदर, दोनों में से फर्स्ट वाला रहेगा आपके, का नाम हम बोल देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री। ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री का जो पहला नियम है वो दिया गया था साइंटिस्ट थे ग्रोथस और ड्रॉपर के द्वारा, उन्हीं के नाम से इसे ग्रोथस एंड या फिर डैश लगा के लिखो ड्रेपर नियम कहा जाता है। दो अलग अलग साइंटिस्ट थे ग्रोथस ड्रेपर, उन्होंने ये नियम दिया था सबसे पहले। फोटोकेमिस्ट्री का पहला नियम जो था वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था, तो इसका दो नाम है। इस नाम से भी आ सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री क्या है या ग्रोथस ड्रेपर लॉ क्या है। ठीक है, दोनों एक ही नाम है। इस फर्स्ट लॉ को दिया गया था ग्रोथस ड्रेपर के द्वारा, उसी के नाम पे इसे फोटोकेमिस्ट्री का प्रथम नियम या ग्रोथस ड्रेपर लॉ है वो बोल देंगे। देखिए ग्रोथस ड्रेपर ने अपने सॉल्यूशन या अपने नियम में क्या बताया था कि कोई भी पदार्थ है, इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी पदार्थ है, इस पदार्थ के ऊपर जब हम विकिरणें गिराते हैं, आपतित विकिरणों की तीव्रता, इस पदार्थ में से गुजरने के बाद में इस इंटेंसिटी जो इसके ऊपर गिरी है आपतित विकिरणों की तीव्रता, उसकी कुछ मात्रा का ये पदार्थ क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे और कुछ इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये तो हो जाएगा अब्जॉर्ब होने वाली लाइट की इंटेंसिटी, और ये हो जाएगा ट्रांसमिटेड होने वाली लाइट की इंटेंसिटी। तो जब किसी पदार्थ पर प्रकाश विकिरणें गिराई जाती हैं तो उन प्रकाश विकिरणों के कुछ भाग का ये जो पदार्थ हमने लिया वो क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा, और बचा हुआ वो इस पदार्थ में से बाहर निकल जाएगा। तो इस पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने जब इस प्रकाश विकिरणों की तीव्रता के इतने पार्ट्स का क्या किया, अवशोषण किया, तो इस मॉलिक्यूल्स या इस पदार्थ में जो भी चेंज होता है वो चेंज किसके कारण से होगा, इस IA के कारण। ये जो अवशोषित की है तीव्रता इस सॉल्यूशन ने या इस पदार्थ ने, वही इस सॉल्यूशन या पदार्थ में जो चेंज होता है उसके लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। अभी जो IT इस पदार्थ में से बाहर निकलने वाली पारगत विकिरणों की तीव्रता है, ये
इस पदार्थ में होने वाले जो केमिकल या चेंज होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों का इसके ऊपर कोई भी दायित्व नहीं होता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन सा होगा? रिस्पॉन्सिबल वही लाइट या रेडिएशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, इस पदार्थ में होने वाले चेंज के लिए, जो इस पदार्थ के द्वारा अवशोषित होती हैं। बाहर निकल गई वो, उसके ऊपर इनका कोई भी योगदान नहीं होता। तो इसमें लिखेंगे हम, जब किसी पदार्थ पर आपतित विकिरणें गिराई जाती हैं तो उस पदार्थ के द्वारा कुछ भाग इनका अवशोषित कर लिया जाएगा और शेष बचा हुआ भाग इस पदार्थ में से बाहर निकल जाता है। और पदार्थ प्रकाश का वह भाग या वह फ्रैक्शन जो इस पदार्थ के द्वारा अवशोषित किया जाता है, वही पार्ट्स है वो इस पदार्थ में होने वाले जो केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनके लिए जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल होता है। आईटी जो इस पदार्थ में से निकल गया, प्रकाश जो विकिरण निकल गई, उनका इनके चेंज में कोई भी योगदान नहीं होता है। तो केमिकल चेंज होगा इस पदार्थ में, किसके ऊपर निर्भर करेगा? इस पदार्थ के द्वारा अवशोषित होने वाले विकिरणों की रेडिएशन पे। ये बताया गया था इसमें ग्रोथस ड्रेपर के द्वारा। और देखिए रूल के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? आई नोट इज इक्वल टू आई नोट विकिरण इसके ऊपर गिरी थी, कुछ अवशोषित की, कुछ बाहर निकल गई, तो टोटल योग हो जाएगा आई ए प्लस में आई टी, फर्स्ट नंबर समीकरण। तो किसी पदार्थ पे गिरने वाली आपतित विकिरणों की तीव्रता उस पदार्थ के द्वारा अवशोषित विकिरणों की तीव्रता और उस पदार्थ में से निकलने वाली ट्रांसमिटेड होने वाली रेडिएशन की तीव्रता के योग के बराबर रहेंगी। तो फर्स्ट बन गया अपना इस प्रकार से आई नोट इज इक्वल टू आई ए प्लस में आई टी। अब यदि हमें क्या निकालना है यहाँ पे, अवशोषित कितना पार्ट्स, क्योंकि इसमें ग्रोथस ड्रेपर ने क्या बताया कि इस पदार्थ में जो चेंज होता है वो उसी के द्वारा होगा जितना प्रकाश है वो इस पदार्थ के द्वारा अवशोषित किया जाएगा। तो हमें तो ये मात्रा ज्ञात करने की पदार्थ ने कितना अवशोषण किया, तो आई ए इज इक्वल टू आई टी, इस साइड आ जाएगा तो ये लिखा जाएगा माइनस में आई टी। ये रहेगी आपकी 2 नंबर समीकरण। और समीकरण नंबर 2 की हेल्प से हम इस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन किसके द्वारा हुआ है? आई ए के अवशोषण से हुआ। तो इस रासायनिक परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो आई ए है, अवशोषित प्रकाश की तीव्रता है, उसे हम समीकरण नंबर 2 से ज्ञात कर सकते हैं। अब बीयर लैम्बर्ट का जो नियम था, फ्रॉम बीयर लैम्बर्ट लो, बीयर लैम्बर्ट के नियम से अपने को पता है आई नोट इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी आई टी इज इक्वल टू क्या होता है, आई नोट ई की पावर माइनस में के एक्स हो सकता है। ठीक है, इसमें एक्स की जगह वैसे वो नियम लें, ये तो केवल लैम्बर्ट वाला नियम हो गया ना, केवल लैम्बर्ट वाले नियम से ही हम इसको यहाँ पे शो कर देंगे। और हो सकता है यहाँ पे हम इसको के टी भी ले लें, के एक्स की जगह टी ले लें, या फिर सी से भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए पूछ जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब समीकरण नंबर 3 में हम ये लैम्बर्ट वाला नियम रखें तो क्या बनेगा, आई ए इज इक्वल टू आई जीरो माइनस सॉरी आई नोट माइनस में आई टी, इसकी जगह ये रखेंगे तो आई नोट ई की पावर माइनस में के एक्स आ गया। अब आई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई नोट दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा एक माइनस में ई की पावर में के एक्स, ये बचेगा आपका समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 4 की जो हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ में के द्वारा अवशोषित किए गए प्रकाश की तीव्रता को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कहीं में इसमें ये भी लिखा हुआ मिलेगा आई ए इज इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्सपोनेंशियल के, और कंसंट्रेशन के लिए लिख दिया यहाँ पे, और अक्ष है, इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन भी आएगी, जबकि वे वाला किसके लिए, नॉर्मल मैटर जो कि सॉलिड है, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट में उसके लिए आएगा। और सॉल्यूशंस के लिए इस समीकरण की हेल्प से हम किसी पदार्थ के द्वारा अवशोषित किए गए प्रकाश विकिरणों की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं, जो कि इस पदार्थ में होने वाले केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। ये था आपका ग्रोथस ड्रेपर का नियम। अब ग्रोथस ड्रेपर का जो नियम है, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, सीमाएं भी हैं, वो कौन सी होंगी वो देखें। ग्रोथस ड्रेपर नियम है, उसकी सहायता से हम अवशोषित पदार्थ के द्वारा अवशोषित किए गए प्रकाश की तीव्रता को तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उस पदार्थ के द्वारा कितने विकिरणों का अवशोषण हुआ है,
क्या केमिकल चेंज हुआ है विकिरणों का अवशोषण करने से, ये हम ग्रोथस ड्रेपर नियम की हेल्प से ज्ञात नहीं कर सकते। तो ग्रोथस ड्रेपर नियम की या फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री की फर्स्ट लिमिटेशन रहेगी कि इस नियम की सहायता से हम अवशोषित किए गए प्रकाश की तीव्रता को तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कितनी संख्या में विकिरणें अवशोषित हुई, विकिरणों की संख्या भी ज्ञात नहीं कर सकते, और विकिरणों का अवशोषण करने से इस पदार्थ में क्या केमिकल चेंज हुए हैं उसे भी हम इस नियम की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते। उसके बाद में एक तो ये होगी, और सेकंड इसमें आएगा कि ये जो रूल्स होता है ग्रोथस ड्रेपर वाला जो रूल्स है वो जो प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस होती हैं, जैसे कि प्राथमिक प्रकाश रासायनिक परिवर्तन है, प्रोसेस है, केवल उन्हीं पे लागू होते हैं। सेकेंडरी फोटोकेमिकल प्रोसेस पर फोटोकेमिस्ट्री के फर्स्ट लॉ या ग्रोथस ड्रेपर नियम को लागू नहीं किया जा सकता है। अब इसमें प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस क्या है और सेकेंडरी केमिकल प्रोसेस फोटोकेमिकल प्रोसेस क्या है, ये हम इससे आगे की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद में देखें इसका फोटोकेमिस्ट्री का सेकंड नियम क्या रहेगा। ये दो तो उसकी लिमिटेशन होगी फर्स्ट लॉ की। सेकंड नियम है उसका नाम रहेगा यहाँ पे दिया गया था स्टार्क और आइंस्टीन के द्वारा, इन्हीं के नाम पे इस नियम का नाम रहेगा स्टार्क आइंस्टीन लॉ, या फिर इसी को हम बोलेंगे लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विलिटी, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, हिंदी में हम इसे बोल देंगे रासायनिक तुल्यता का नियम, और ये है नियम स्टार्क और आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे इसे स्टार्क आइंस्टीन का नियम और लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस या प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम कहा जाता है। इस नियम में स्टार्क और आइंस्टीन ने क्या बताया देखें। स्टार्क और आइंस्टीन ने इस नियम में बताया कि एक जो केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट प्रत्येक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो केवल एक फोटोन का अवशोषण ही करता है, यानी कि जब किसी भी पदार्थ के ऊपर प्रकाश रासायनिक विकिरणें गिराई जाती हैं और प्रकाश रासायनिक विकिरणों में क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटोन प्रेजेंट होते हैं, और फोटोन की ऊर्जा है वो hν के इक्वल होती है। तो जब किसी भी पदार्थ के ऊपर प्रकाश रासायनिक विकिरणें गिराई जाएंगी तो उस पदार्थ में उपस्थित प्रत्येक परमाणु प्रत्येक अणु केवल एक फोटोन का ही अवशोषण करता है, एक से ज्यादा फोटोन का अवशोषण नहीं करता है। ये इसी नियम के द्वारा यही बताया गया है कि इस नियम के अनुसार जब किसी पदार्थ पर प्रकाश रासायनिक किरणें गिराई जाती हैं तो उस पदार्थ में उपस्थित प्रत्येक अणु परमाणु या आयन केवल एक फोटोन का ही अवशोषण करता है। फोटोन का अवशोषण किया तो ये एक्टिव हो गया, ये बनेगा इसमें एक्टिव मॉलिक्यूल। अब ये जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है वो आगे क्रिया करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। अब फोटोन की ऊर्जा किसके इक्वल होगी, E = hν के इक्वल होगी। तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा hν के इक्वल होगी, जहाँ पे h क्या हो जाएगा प्लांक कांस्टेंट, और ν क्या हो जाएगी यहाँ पे प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E = hν, h हो जाएगा यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट, और ν हो जाएगी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी E = hν के इक्वल हो जाएगी, h प्लांक कांस्टेंट है, ν हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आएगी एक नंबर में डेफिनेशन आती है इसी रूल के अकॉर्डिंग आइंस्टीन ऊर्जा किसे बोलते हैं, ऊर्जा कौन सी रहेगी आइंस्टीन ऊर्जा। ठीक है, आइंस्टीन ऊर्जा को हम लिख रहे हैं ई से, तो इसमें आएगा पदार्थ के एक मोल का सक्रियण करने के लिए, यानी पदार्थ के एक मोल में जितने भी अणु हों उन सभी अणुओं को एक्टिव मॉलिक्यूल में चेंज करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आइंस्टीन ऊर्जा कहेंगे। तो आइंस्टीन ऊर्जा पदार्थ के एक मोल में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं उन सभी परमाणु को एक्टिव करने के लिए क्या होगा कि जितने उसमें परमाणु हैं उतने उनके द्वारा क्या होंगे फोटोन अवशोषित होंगे, क्योंकि सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा है कि एक जो मॉलिक्यूल होता है वो एक फोटोन का अवशोषण करता है। तो एक मोल में जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उन सभी को एक्टिव मॉलिक्यूल में चेंज करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होगी वो कितनी होगी
मॉलिक्यूल्स की संख्या के बराबर होगी, यानी उसके एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसकी संख्या की इक्वली क्या रहेगी, आइंस्टीन ऊर्जा रहेगी। तो डेफिनेशन फिर से सुने, किसी भी पदार्थ के एक मोल को सक्रिय करने के लिए या एक मोल में उपस्थित सभी मॉलिक्यूल्स को एक्टिव मॉलिक्यूल्स में चेंज करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आइंस्टीन ऊर्जा कहलाती है। फॉर्मूला रहेगा इसका E = Nhν। ये तो पता है ऊर्जा होती है, लेकिन n यहाँ पे क्यों लिखा है, अवोगाद्रो नंबर, कितने मोल्स इसमें एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, या Na भी लिख सकते हैं हम इसको, n हो जाएगा यहाँ पे अवोगाद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.0263 इंटू 10⁻³ मोल इनवर्स। H क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लांक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। न्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, इसे हम लिख सकते हैं C/λ से, यहाँ पे C हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट किसके इक्वल होगी, 10⁻³ इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स के। और न्यू हो जाएगा, सॉरी लैम्डा हो जाएगा यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन की वेवलेंथ अब किसके इक्वल रहेगी, लैम्डा के इक्वल रहेगी। तो अभी जो समीकरण बनी है अपनी E = Nhν, इस समीकरण में हम ये सारे वैल्यू रखेंगे। पहले तो हम न्यू की जगह क्या लिखेंगे, C/λ, तो E = NaHc/λ। अब ये सारी वैल्यू जब इसके अंदर हम रखेंगे तो देखो अपना क्या बनेगा, E = क्या आ जाएगा, Na की वैल्यू रखेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स, और इनटू में आ जाएगा प्लांक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, इनटू में वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। नीचे क्या है, ये वेवलेंथ। वेवलेंथ हम जो रेडिएशन लेंगे उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, अभी तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, लैम्डा ही लिखेंगे। ठीक है, ये आ गए इसके अंदर। अब देखें जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा E = 119.7 अपॉन में लैम्डा जूल मोल इनवर्स, क्योंकि इस सेकंड से ये सेकंड इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, जूल मोल इनवर्स। इसको हम यदि किलो जूल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, इंटू 10⁻³ आएगा यहाँ पे -13, और जूल मोल इनवर्स। जूल में किलो जूल में चेंज करेंगे तो 17 इंटू 10⁻³ और किलो जूल के लिए -3 और लगा देंगे, किलो जूल मोल इनवर्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब -3 यदि ये पॉइंट इस साइड खिसका है, 2 खिसक गया तो 2 इसमें से कम हो जाएगा, बचेगा -1 को इसमें जोड़ देंगे तो जाएगा -4। E = 1.19 इंटू 10⁻⁴ अपॉन में लैम्डा किलो जूल मोल इनवर्स। ये रहेगी किसी भी पदार्थ के एक मोल को एक्टिव करने के लिए आवश्यक आइंस्टीन ऊर्जा है, वो रहेगी 1.19 इंटू 10⁻⁴ अपॉन में लैम्डा। अब इस समीकरण का अपने को पता है कि E लैम्डा के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, ये रिलेशन निकल गया, E व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा। इस रिलेशन से ये होता है कि यदि हम लैम्डा की वैल्यू क्या रखें, हाई रखें, यानी कि उच्च वेवलेंथ वाली रेडिएशन का यूज करते हैं किसी भी पदार्थ के एक मोल को एक्टिव करने के लिए, तो उसके लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी आइंस्टीन ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। ये हाई है तो इसकी वैल्यू हमें कम मिलेगी, यानी उच्च वेवलेंथ वाली रेडिएशन को यूज करते हैं हम किसके लिए, एक मोल पदार्थ का एक्टिवेशन करने के लिए, तो आवश्यक ऊर्जा का मान क्या रहेगा, आइंस्टीन ऊर्जा का मान कम रहेगा। लेकिन यदि हम कम तरंगदैर्घ्य वाली या लो वेवलेंथ वाली रेडिएशन का यूज करते हैं तो हमें उस एक मोल पदार्थ को एक्टिव करने के लिए जो आवश्यक आइंस्टीन ऊर्जा है उसका मान क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, ये निकलेगा रिलेशन सेकंड रूल से। ये रहेगा आपका
फोटोकेमिस्ट्री का सेकंड रूल, स्टार्क आइंस्टीन लॉ। आज के लिए इतना ही, दोनों नियम कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल की क्लास में करेंगे।